Hello everyone, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, in this video, we will discuss the Module 4 of Mock Test Series. अगर आपने Module 3 को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि Module 3 में IPC के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जो अक्सर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इस मॉड्यूल में हम फैमिली लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉडिफाई हिंदू लॉ इंक्लूड्स। जो हमारा हिंदू लॉ है वो कॉडिफाई है और वो क्या इंक्लूड करता है? स्टैच्यूटरी लॉ, स्केयर्ड लॉज, बोथ एंड नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। Which one of the following is not included in the term Hindu used in the Hindu Marriage Act? तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में आया था और इसमें हिंदू की डेफिनेशन दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो हिंदू में इंक्लूड नहीं करता। फर्स्ट है सिख, सेकंड जैन, थर्ड पारसी एंड लास्ट बुद्धिस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, सबसे पहले तो सिख जो है, सिख हिंदू में होते हैं और जैन भी होते हैं, पारसी नहीं होते, बुद्धिस्ट भी होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पारसी। पारसी जो है वो हिंदू नहीं होते। नेक्स्ट, अंडर अ हिंदू लॉ मैरिज इज अ। जैसे कि मोमडन्स में, मुस्लिम्स में क्या होती है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। एक सेम टाइम पे सेम दोनों की कंसिडरेशन और ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। दोनों जब अपने यस बोलते हैं, अपने हाँ बोलते हैं तो शादी होती है। लेकिन हिंदू लॉ में जो है मैरिज जो है एक सैक्रेमेंट है, एक संस्कार है जिसे दोनों पार्टी हैं वो परफॉर्म करती हैं और जिसमें सेरेमनीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है अ मैरिज विदाउट रिक्विसाइट सेरेमनीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज। अगर एक कोई मैरिज है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर जो मैरिज है वो नेसेसरी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेरेमनीज हैं, अगर उनको फुलफ़िल नहीं करता, जैसे सप्तापदी इस तरह की सेरेमनीज को फुलफ़िल नहीं करता, तो वो जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होगी। तो इस तरह की जो, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले इसके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। नल एंड वॉइड, वॉइडेबल तो नहीं ही होगी। वॉइड और वॉइडेबल ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नल एंड वॉइड। अगर किसी भी मैरिज में सेरेमनीज नहीं हैं तो वो मैरिज नल एंड वॉइड होगी, मानी नहीं जाएगी, स्टार्टिंग से ही वॉइड कहलाएगी। एक चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज जब होती है वो वैसे तो वैलिड होती है, लेकिन वो जो यहाँ पे गर्ल के ओपिनियन पे वो वॉइडेबल होती है और अगर वो चाहे तो उस मैरिज को जो है वो नहीं मान सकती। तो इसीलिए ये जो चाइल्ड मैरिज होती है ये वॉइडेबल होती है। बाइगमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड। बाइगमी का मतलब होता है कि जब कोई लिविंग जो पार्टनर है वो अपने स्पाउस के लिविंग रहते ही दूसरी शादी कर लेता है तो ये बाइगमी होती है, जो कि पनिशेबल है। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये पोलीगामी और पोलीएंड्री या बोथ ए एंड बी, किस चीज़ को यहाँ पे बाइगमी में इंक्लूड करता है? तो सबसे पहले पोलीगामी का मतलब क्या होता है कि जब जो हस्बैंड होता है वो एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ्स को रखता है, और पॉलीएंड्री में जो वाइफ होती है उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं। तो बाइगमी जो है यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट दोनों के लिए रखता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी एक से ज़्यादा शादी करता है तो वो बाइगमी में इंक्लूड होगा और वो पनिशेबल भी है। अगर यही हम मॉमडन्स में देखें तो वहाँ पे मेल को 4 मैरिज अलाउड हैं। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू मेंटेन देयर अनमैरिड डॉटर कंटिन्यूज। ऑप्शन ए, टिल शी अटेन्स मेजॉरिटी बाय 18 years, till she gets married, so long as daughter is unable to maintain herself, D, none। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कि जब तक वो 18 years नहीं हो जाती, ये अगर हम वैसे देखें तो अगर इसको हम बिहेवियर के रूप में देखें
तो यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक भी। लेकिन हमें मोस्ट एक्यूरेट और बहुत यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन देखना होता है। तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन ये है कि जब तक वो खुद को मेंटेन करने के लायक नहीं हो जाती तब तक आप उसे क्या करोगे, मेंटेन करोगे। हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, सो लॉन्ग एज डॉटर इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ 17 years मैरिज अ गर्ल ऑफ 15 years, द मैरिज इज। तो ये जो मैरिज है यहाँ पे जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग लड़के की एज मिनिमम 21 years होनी चाहिए और लड़की की एज मिनिमम 18 years होनी चाहिए मैरिज के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। और हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 में आया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैरिज होगी यहाँ पे 17 years ओल्ड और 15 years ओल्ड गर्ल के बीच में वो वॉइड होगी या वॉइडेबल और पनिशेबल होगी। ऑप्शन सी वैलिड और नॉट पनिशेबल एंड ऑप्शन डी वैलिड एंड पनिशेबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वो मैरिज जो है वो गर्ल के ओपिनियन पे वॉइडेबल होगी और पनिशेबल भी है क्योंकि ये माइनर मैरिज है। क्वेश्चन 9, एम्पावर्ड कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन इज आर। तो गार्जियन को अपॉइंट करने की जो पावर है वो कौन कौन से कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ एंड नन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि वो गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन जो है वो किस चीज़ का हो सकता है। जनरली जो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदूज़ में ये एज्यूम किया जाता है कि जो फैमिली है वो जॉइंट होगी और जॉइंट ही चलती रहेगी। बट जब कोई भी कोपार्टनर, कोई पर्सन यहाँ पे अपने पार्टीशन की बात करता है तो वो जो पार्टीशन होगा वो किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इज एम्पार्शिबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोपार्टनर एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ही जो है वो पार्टीशन हो सकता है। इम्पार्शिएबल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि राइट टू वे हो गया, कोई ऐसी घर में यूज़ करने जैसी चीज़ हो गई जिसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते तो उसको अलग तरह से पार्टीशन किया जाता है, जैसे कोई कब यूज़ कर लेगा, कोई कब यूज़ कर लेगा उसको। एंड जो सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोपार्टनर होती है ये सिर्फ जिस कोपार्टनर की प्रॉपर्टी है वो ही इसे चाहे तो उसे सेल कर सकता है या किसी को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। उस सेपरेट प्रॉपर्टी पे कोई पर्सन जो है वो पार्टीशन के लिए डिमांड नहीं कर सकता। सिर्फ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर ही कोई पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जुगल राइट मीन्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और इसमें ऑप्शंस देखते हैं। मैट्रिमोनियल राइट्स, बी कोहैबिटेशन राइट्स, ऑप्शन सी राइट ऑफ पार्टीज टू लिव टुगेदर एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ पार्टी टू लिव टुगेदर है ये भी इस राइट के अंदर फॉल करता है बट ये छोटा पार्ट है। कोहैबिटेशन राइट ये भी, लेकिन जो मैट्रिमोनियल राइट्स हैं, कॉन्जुगल राइट का मतलब ये होता है मैट्रिमोनियल राइट्स और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉन्जुगल राइट्स किसके लिए होते हैं, तो ये हस्बैंड और वाइफ के लिए होते हैं और ये मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ही जनरली क्वेश्चन है। मुस्लिम लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कुरान। नेक्स्ट, इफ अ मुस्लिम विमेन मैरिज अ सेकेंड हस्बैंड सच अ मैरिज शैल बी। अगर, तो ये मैरिज क्या होगी अगर कोई मुस्लिम विमेन दूसरी शादी करती है तो। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इरेगुलर एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वॉइड। बट
अगर एक मुस्लिम जो मेल है उसको यहाँ पे 4 मैरिज अलाउड है और मुस्लिम वुमेन को 1 मैरिज अलाउड है, अगर इससे ज़्यादा ये करते हैं तो ये जो है ये वॉइड होगी। और इसमें भी जो है शिया और सुन्नी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े अलग हैं। डॉवर मीन्स इसका मतलब क्या होता है? एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ अ वाइफ, ऑप्शन बी एन एक्चुअल गिफ्ट, ऑप्शन सी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैरिज, ऑप्शन डी एन अमाउंट पेएबल टू द वाइफ ऑन डिवोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कि जब डिवोर्स हो जाता है तो शादी के वक्त जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है, हस्बैंड लाइबल होता है वो अमाउंट वाइफ को रिटर्न करने के लिए, वो अमाउंट वाइफ को देने के लिए। नेक्स्ट इज द मैनेजर ऑफ वक्त इज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मुतावली। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड आपको जितना स्कोर हो उसको आप इसमें कमेंट करके बताना ना भूलें एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए मॉड्यूल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मॉड्यूल्स में, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। सो मॉड्यूल्स को ज़रूर टेस्ट कीजिए क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन बताएगा, आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा भी ज़रूरी होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, और उससे भी ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को जो है उसको टेस्ट करें कि आपकी कितना एक्यूरेसी लेवल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।